नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहा है इंडिया। दिल्ली धमाकों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब से ये शक जताया जा रहा है कि कहीं मदर ऑफ शैतान का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। फिलहाल फोरेंसिक टीमें ये पुष्टि करने में जुटी हुई हैं कि धमाके के पीछे मदर ऑफ शैतान का हाथ तो नहीं। ये TATP क्या है जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है, तो ये अब आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा समझाते हैं कि दरअसल ये होता क्या है। TATP यानी कि ट्राई एसीटोन ट्राइऑक्साइड, ये एक बेहद संवेदनशील विस्फोटक है। आपको बता रहे हैं कि TATP दरअसल क्या है। ये ट्राई एसीटोन ट्राइऑक्साइड है और ये बहुत ही संवेदनशील विस्फोटक है। हल्के से भी अगर दबाव पड़ता है या तापमान में बदलाव होता है तो ये फट सकता है। फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती है और TATP को मदर ऑफ शैतान का नाम मिला है। दुनिया भर में गैर कानूनी बम बनाने वालों ने इसका इस्तेमाल किया है। अब 2017 का जो बार्सिलोना हमला था उसमें भी TATP का इस्तेमाल किया गया था। 2015 में पेरिस में अटैक हुआ था। 2017 का मैनचेस्टर ब्लास्ट, इन सभी हमलों में TATP का इस्तेमाल किया गया था। 2016 के ब्रसेल्स धमाके में भी TATP के निशान मिले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी बड़े हमले हुए हैं, कई बड़े हमलों में इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे हमने आपको बताया कि ब्रसेल्स हो, पेरिस हो या और भी जो दूसरी जगह पर हमले हुए हैं, उसमें ये TATP यानी कि जो मदर ऑफ शैतान कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो जांच एजेंसियों को फिलहाल ये शक है कि दिल्ली धमाके में शायद मदर ऑफ शैतान का इस्तेमाल किया गया था। नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ वो बेहद खतरनाक था। पहले पुलिस को शक था कि I-20 कार में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब ऐसा शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे TATP यानी मदर ऑफ शैतान तो नहीं है। धमाके की शुरुआती जांच में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे TATP के इस्तेमाल का शक गहराया है। धमाके की तीव्रता, गाड़ी का अंदर से बाहर की तरफ फटना और मौके पर डेटोनेटर का ना मिलना, तीनों ही मदर ऑफ शैतान की तरफ इशारा करती हैं। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम को मिले केमिकल ट्रेसेस के मुताबिक भी अभी बताया जा रहा है कि इस बात का शक है कि TATP का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि TATP एक ऐसा केमिकल है जो हल्की गर्मी या फिर झटके से ब्लास्ट हो सकती है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम को जो शुरुआती केमिकल ट्रेसेस मिले हैं उसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि TATP का इस्तेमाल किया गया होगा। और आपको बता दें कि फोरेंसिक टीम्स के साथ साथ जो एजेंसियां हैं वो भी TATP के एंगल से अब एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये TATP है क्या, जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राइऑक्साइड बेहद संवेदनशील विस्फोटक होता है। हल्की से दबाव या तापमान में ये फट जाता है। फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती। TATP को मदर ऑफ शैतान का नाम मिला है। दुनिया भर में गैर कानूनी बम बनाने वालों ने इसका इस्तेमाल किया। 2017 में बार्सिलोना में इसी का इस्तेमाल किया गया था। 2015 पेरिस अटैक में इसका इस्तेमाल था। 2017 के मैनचेस्टर ब्लास्ट में भी इसका इस्तेमाल हुआ। 2016 के ब्रसेल्स धमाके में TATP के निशान मिले। अब इस केमिकल की खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है प्रेशर के और टेम्परेचर के प्रति। यानी कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर घटाइए बढ़ाइए या थोड़ा सा प्रेशर कम ज्यादा कीजिए, उसमें ये जो नया केमिकल बना है ये बहुत आसानी से विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं बहुत ही लूजली कनेक्टेड होते हैं और ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द विघटित होने की। दिल्ली धमाके की जगह पर हुए नुकसान के पैटर्न से संकेत मिलते हैं कि इसमें TATP का इस्तेमाल हुआ हो सकता है, जो अपनी खतरनाक शॉक वेव्स के लिए जाना जाता है। फोरेंसिक टीमें अब मौके से मिले सैंपल की जांच कर रही हैं ताकि ये पुष्टि हो सके कि धमाके के पीछे TATP ही था।
धमाके की तीव्रता बताती है कि विस्फोटक शायद गर्मी के संपर्क में आया। ये भी जांच की जा रही है कि क्या ये धमाका गलती से हुआ या इसे किसी बड़े आतंकी ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि अगर इस धमाके में TATP का इस्तेमाल हुआ तो उमर ने TATP बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स कैसे जुटाए, क्योंकि इसके लिए कई तरह की सामग्री चाहिए होती है। क्या उसे किसी बड़े नेटवर्क का समर्थन मिला या बाकी लोग भी विस्फोटक तैयार करने में शामिल थे। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उमर की डिजिटल ट्रेल, मूवमेंट लॉग और कम्युनिकेशन हिस्ट्री खंगाल रही हैं, ताकि धमाके से पहले की उसकी गतिविधियों का पूरा नक्शा तैयार किया जा सके। अगर TATP की मौजूदगी की पुष्टि होती है तो ये भी जांचना होगा कि यह कंपाउंड कई घंटों तक कार में स्थिर कैसे रहा और फिर अचानक कैसे फट गया। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दिल्ली धमाकों पर लगातार आज जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहला बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसमें लाल किला के पास धमाके वाली कार नजर आई थी। तो ये एक बड़ी बात सामने आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में धमाके वाली कार जो है वो नजर आई थी। दूसरा बड़ा खुलासा क्या हुआ है ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा खुलासा ये है कि उस जगह पर, धमाके वाली जगह पर अब भी कारतूस मिलने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए हैं धमाके वाली जगह पर। और तीसरा बड़ा खुलासा ये है कि दिल्ली धमाके में जैश मॉड्यूल की जांच हो रही है। उसके मुताबिक धमाके के लिए हवाला के जरिए फंडिंग का अंदेशा है, जिसकी जांच जारी है। और जो एक और खुलासा सामने बात आई है वो ये कि 15 से ज्यादा डॉक्टर, आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। हिरासत में दर्जनों डॉक्टर हैं, रडार पे डॉक्टर हैं। और ये पूरा जो मॉड्यूल था उसकी जो है अब जांच चल रही है और हिरासत में भी डॉक्टर्स लिए गए हैं। तो ये पूरा मॉड्यूल क्या था जिसमें कि टेरर फंडिंग करने वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो जांच एजेंसियों के रडार पर ये सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क पर NIA ने शिकंजा कस दिया है। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों तक अब तक जांच पहुंच चुकी है। पंजाब है, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है। NIA की टीमें छापेमारी कर रही हैं। NIA के DG सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। अब तक कई डॉक्टर इसमें पकड़े गए हैं। डॉक्टरों का टेरर नेटवर्क। इस टेरर नेटवर्क पर NIA का शिकंजा। 6 राज्यों तक पहुंच गई है जांच। दिल्ली धमाके मामले में टेरर नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस डॉक्टरों को हिरासत में ले रही है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है। NIA की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। NIA के DG सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। श्रीनगर में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी आरोपियों से NIA पूछताछ कर रही है। डॉक्टर टेरर नेटवर्क में पकड़े गए सभी लोग फिलहाल श्रीनगर में हैं और यहां पर NIA के साथ साथ जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बेसिस पर आगे की जांच को बढ़ाया जाए। साथ ही ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि अभी इस पूरे नेटवर्क में कितने और डॉक्टर शामिल हैं। लेडी डॉक्टर शाहीन के बाद अब एक और लेडी डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। GMC अनंतनाग में अंतिम वर्ष की छात्रा हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वो रोहतक की रहने वाली है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उनका डॉक्टर उमर से कोई संबंध था। अब तक 15 से ज्यादा डॉक्टर हिरासत में हैं। दर्जनों डॉक्टर एजेंसी के रडार पर हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टरों को सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़कर रेडिकलाइज किया गया। अब तक डिटेन किए गए डॉक्टर बंगाल के दिनाजपुर से अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निसार आलम, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक डॉक्टर,
मेवात से 3 डॉक्टर, जिनमें फिरोजपुर झिरका के सुनहरा गांव से डॉक्टर मुश्तकीन, जो चीन से MBBS पूरा करके लौटा है और अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा है। अहमद बस गांव का डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर रेहान हयात, जिसने अल फलाह से MBBS करने के बाद अब तावड़ू के एक निजी अस्पताल में काम करना शुरू किया। पठानकोट से अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूर्व डॉक्टर रईस अहमद भट्ट, इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में 2020-21 में काम किया। यूपी के हापुड़ से डॉक्टर फारूक, जो GS मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। कानपुर से कार्डियोलॉजिस्ट आरिफ, जो अनंतनाग का रहने वाला है और डॉक्टर शाहीन का काफी करीबी है। शाहीन उसके साथ 2006 से 2016 तक काम कर चुकी है। डॉक्टर परवेज को लखनऊ से हिरासत में लिया गया है, जो शाहीन का भाई है। फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फहीम समेत अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई और डॉक्टर और स्टाफ मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। इसके साथ सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि शाहीन हाल ही में अपना पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी किया था। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह बम धमाके की साजिश के बाद विदेश भागने की फिराक में थी। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ली गई शाहीन की तस्वीर भी सामने आई है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या यह धमाके की साजिश से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की असली सच्चाई भी सामने आ रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा सामने आया है। घटनास्थल से 9 मिलीमीटर कैलिबर के 3 कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल फोर्सेस या स्पेशल परमिशन वाले लोग ही करते हैं। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जांच तेजी से आगे भी बढ़ रही है। अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और आए दिन धमाके का नया वीडियो भी दिख रहा है। ऐसे में अब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि 9 mm की पिस्टल आम लोग नहीं रख सकते। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस या पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। 9 mm कारतूस आम नागरिकों के लिए बैन है। वैध लाइसेंसी बंदूक में भी नहीं हो सकता इसका इस्तेमाल। आमतौर पर सुरक्षा बलों और पुलिस के पास ये कारतूस होते हैं। घटना स्थल पर ये कैसे पहुंचा, इसकी अभी जांच हो रही है। 9 mm कारतूस आमतौर पर या तो पुलिस के पास होते हैं या सेना के पास, लेकिन लाल किले के पास ब्लास्ट वाली जगह पर ये कारतूस कहां से आए, इसको लेकर लगातार जांच जारी है। वहीं अब ये जांच की जा रही है कि क्या उमर मोहम्मद अपनी I-20 गाड़ी में कारतूस लेकर चल रहा था। हालांकि मौके से कोई पिस्टल नहीं मिली है, लेकिन ये कारतूस कहां से आए, इसको लेकर जांच जारी है। शक इस बात का भी है कि क्या कार में ब्लास्ट के बाद ये कारतूस बिखर कर वहां पर गिर पड़े। यानी गोली के कारतूस तो मिले, पर उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक नहीं मिला है। पुलिस के सूत्रों का ये भी कहना है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए तो उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहाँ कैसे आए और क्या ये ब्लास्ट के बाद I-20 कार से गिरे थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कार ब्लास्ट और इन कारतूसों का कोई सीधा संबंध है या यह सिर्फ एक संयोग है। फोरेंसिक टीम भी कारतूसों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या इन्हें हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली बम ब्लास्ट में कई संदिग्ध डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। रडार पर इसमें कई डॉक्टर हैं। मुजम्मिल के मोबाइल की जांच हो रही है और इस मोबाइल फोन की जांच में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं।
मुजम्मिल के मोबाइल की जांच में कई खुलासा हुआ है कि दिल्ली कार ब्लास्ट में हुआ क्या। सीडीआर से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट बनाई है, इसमें कई डॉक्टर्स शामिल हैं। इस लिस्ट में जितने डॉक्टर्स हैं उनमें से कई के फोन अभी भी बंद आ रहे हैं। करीब 20 से ज्यादा डॉक्टरों की तलाश जारी है। तो इन डॉक्टरों की तलाश की जा रही है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के फोन बंद हैं। ये डॉक्टर जैश के संदिग्धों के संपर्क में थे और बम धमाके के बाद से इन डॉक्टरों के फोन जो हैं वो बंद हैं। तो कई सारी चीजें जो है अभी सामने आ रही हैं क्योंकि जांच जारी है। कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। डॉक्टरों पर तो शिकंजा कसता ही जा रहा है। साथ ही इनमें से ज्यादातर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं, जहां पर मुख्य आरोपी उमर 30 अक्टूबर तक मौजूद था। उसका नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हरियाणा में फरीदाबाद में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसका 76 एकड़ में फैला कैंपस सवालों के घेरे में है। इस यूनिवर्सिटी से सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के तार लगातार जुड़ते दिख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी से जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस बात का खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 29 अक्टूबर को I-20 कार मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री ले रही है। इसके बाद अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर मोहम्मद की I-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रही है। लाल किले के पास हुए धमाके से पहले की घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने का प्रयास करते हुए जांचकर्ताओं ने कई टीम बनाई है, जो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और कश्मीर तक जांच कर रही है। उस पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है, जहां विस्फोट में शामिल कार 3 घंटे तक खड़ी रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीमें इन वाहनों के पंजीकरण संख्या का पता लगा रही और उनके चालकों और मालिकों से इस बारे में पूछताछ कर रही कि क्या उन्होंने हरियाणा में पंजीकृत उस I-20 कार को देखा था जो विस्फोट में शामिल थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विस्फोट के पीछे की गहरी साजिश की जांच के लिए एक अलग FIR दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट में शामिल कार के चालक डॉक्टर उमर नबी ने सोमवार को जब उसे पार्किंग स्थल पर खड़ा किया था, तब उसके आसपास कई गाड़ियां खड़ी थी। जांचकर्ताओं ने चालकों को उमर की तस्वीर दिखाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो कार में अकेला था या पार्किंग क्षेत्र में 3 घंटे तक रहने के दौरान कोई और भी वाहन में आया या उससे बाहर निकला था। जांच में पता लगाया जा रहा है कि उस 3 घंटे के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और क्या उसी 3 घंटों में विस्फोटक उपकरण पार्किंग में ही कार में रखे गए। जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या गिरफ्तार चिकित्सक डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े चिकित्सकों के एक समूह के साथ नियमित संपर्क में था। अल फलाह विश्वविद्यालय के कई डॉक्टर इस समय लापता हैं। जब एजेंसी ने उन चिकित्सकों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके फोन बंद पाए गए। पूछताछ के लिए अल फलाह विश्वविद्यालय में भेजी गई एक टीम ने पाया कि उनमें से अधिकतर चिकित्सक गायब हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टरों और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पर काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टरों के फोन बंद हैं, जिनको जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है, जो जैश के इन संदिग्धों के संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से इनके फोन बंद हैं। ये पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या इन लापता लोगों की कथित आतंकवादी साजिश रचने या उसे अंजाम देने में कोई भूमिका है। एजेंसियों ने 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले एक सफेद पोश आतंकवाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। दिल्ली में लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के बारे में एक एक करके कई बातें, कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये पूरा मामला एक तरफ तो अल फलाह यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से जुड़ रहा है, वहीं इसकी जड़ें नूह में भी जमी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि उमर नूह में किराए के कमरे में रहता था और उसके पास 2 फोन थे। दिल्ली कार ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर I-20 कार लेकर कहां-कहां गया, उसकी अच्छी तरह से जांच हो रही है।
एक नया सीसीटीवी सामने आया है जिसमें हरियाणा के नूह में एक टोल प्लाजा के पास कार साफ देखी जा सकती है। ये सीसीटीवी वीडियो 9 नवंबर की रात करीब 1:26 का है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि उमर की गाड़ी एक एटीएम के पास रुकती है। गाड़ी से कोई उतरकर चला जाता है और उमर गाड़ी को टोल की तरफ ले जाता है। उमर धमाके से लगभग 10 दिन पहले नूह के हिदायत कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहा था। यह मकान यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर नूह से ही खरीदा गया था, जिससे इस शहर का कनेक्शन और मजबूत हो गया है। 10 नवंबर की सुबह उमर अपनी i20 कार में विस्फोटक लेकर नूह से निकला था। पड़ोसियों को भी उसके वहां रहने की भनक नहीं लगी। एक सीसीटीवी फुटेज में वह हिदायत कॉलोनी में जाते हुए दिखा था। उमर के बारे में जो जानकारी मिली वो चौंका देने वाली है। उमर ज्यादातर कमरे में ही रहता था, सिर्फ रात में ही बाहर निकलता था। उसके पास 2 स्मार्टफोन थे। सड़क किनारे दुकान पर खाना खाता था। उमर किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। 9 नवंबर को i20 कार लेकर निकला। फरीदाबाद से लेकर मेवात और मेवात से लेकर दिल्ली, लगातार पुलिस ने उमर मोहम्मद के पूरे रूट को ट्रैक किया है और जगह जगह पर उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं, जिसमें मेवात इलाके में टोल प्लाजा के पास भी उसकी तस्वीर कैद हुई है, जहां पर वो एक शख्स को एटीएम के बाहर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस और एनआईए मेवात क्षेत्र में चल रहे उस हवाला नेटवर्क की भी जांच कर रही है, जिसे उमर और उससे जुड़े डॉक्टरों के मॉड्यूल द्वारा पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2 हवाला ऑपरेटरों के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इन सुरागों के बाद नूह, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में रात भर छापेमारी की गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली ब्लास्ट के कई एंगल की जांच चल रही है और उसमें नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फरीदाबाद की निर्माणाधीन मस्जिद की भी जांच चल रही है। इस बीच फरीदाबाद में धौज गांव में एक मस्जिद जिसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका पता चला है, जिसकी फंडिंग मुजम्मिल कर रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जहां ये मस्जिद बनाई जा रही थी वो वहां पर एनडीटीवी की टीम पहुंची है। देखिए हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट की जांच काफी तेजी से हो रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के धौज गांव में है। मौलाना इश्तियाक है, जिसको एनआईए ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था। उन्होंने ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मस्जिद है इसका निर्माण जो है वो शुरू किया था, जिसमें मुजम्मिल ने भी काफी सारे पैसे लगाए थे। फाइनेंशियल ट्रायल जो है वो इस वक्त जो स्कैनर है उसके अंदर डाला गया है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो पैसे हैं वो आ रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरवेल जो है वो बनाने का काम किया था। आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले मुजम्मिल यहाँ पर आकर बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी दे रहा था और साथ ही साथ आपको बता दें वही मुजम्मिल का जो मस्जिद है वो निर्माणाधीन है, जहाँ पर लगातार एक मस्जिद जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी फंडिंग मुजम्मिल की कर रहा था। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एनआईए की टीम आई थी, पूछताछ जो है वो किया गया था। आसपास के लोगों की अगर माने तो यहीं पर जो है धार्मिक शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही थी और यही वो मस्जिद है जो अभी निर्माणाधीन है, जिसमें मुजम्मिल ने अपने पैसे लगाए थे, जिसके फाइनेंशियल ट्रायल को अभी एनआईए जो है वो खंगाल रही है। फरीदाबाद के धौज से अपने कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 10 लोगों की मौत से उनके परिवार ही नहीं बल्कि देश भर के लोग सदमे में हैं। इससे जुड़े टेरर मॉड्यूल को लेकर जांच चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को फंड करने के लिए हवाला या फिर अवैध मनी चैनल का इस्तेमाल हुआ। क्या टेरर मॉड्यूल की फंडिंग में हवाला और अवैध मनी का इस्तेमाल हुआ? केंद्रीय जांच एजेंसियां हर पहलू से इस जांच में जुटी हुई हैं।
क्योंकि जांच में अब तक सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमर को लगभग 20 लाख रुपए अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए मिले थे। कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी डॉक्टरों ने नूह में बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदे थे। आखिर उमर मोहम्मद को फंडिंग किसने की? क्या ये पैसा विदेश से आया या फिर यहाँ पर उसको किसी ने फंडिंग की? क्योंकि पूरा पैसा कैश में दिया गया और मेवात से फर्टिलाइजर खरीदा गया। तो इसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए जांच कर रही है और फंडिंग के सोर्स का पता लगा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार को 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये कार फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी और कार खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर के ड्राइविंग लाइसेंस को डॉक्यूमेंट के तौर पर दिया गया था। इस कार को खरीदने की पेमेंट भी कैश में की गई थी। ब्लास्ट का लिंक फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। यहाँ के कई डॉक्टर आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उन पर भी शिकंजा कसा है। देश भर में 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। जैश ए मोहम्मद के इस नेटवर्क के तार भारत से लेकर पाकिस्तान, दुबई, टर्की और दुनिया के कई देशों में जुड़ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए आतंक के इस पूरे नेटवर्क को डीकोड करने में लगी है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, इसको लेकर लगातार जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए तमाम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अब जांच एजेंसियां टेरर मॉड्यूल के फंडिंग में हवाला और अवैध मनी चैनल के उपयोग की जांच कर रही है। ऐसा शक है कि इसकी फंडिंग के तार कई कड़ियों के जरिए आपस में जुटे हुए हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया है और इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है और 32 लोग घायल हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े विस्फोटकों को सैंपल निकालने की प्रक्रिया में थी। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े विस्फोटकों के सैंपल निकालने की प्रक्रिया कर रही थी, तभी ये धमाका हुआ। इस मॉड्यूल को लेकर अब शक जताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हो सकता है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क को फंड करने के लिए हवाला मॉडल का उपयोग किया गया था। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमर को लगभग 20 लाख रुपए हवाला चैनलों के जरिए मिले थे। कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आरोपी डॉक्टरों ने नूह बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदे थे। इस बीच नौगाम थाने में ब्लास्ट में मारे गए इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह के यहाँ कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सामने नलिन प्रभात डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर पहुंचे हैं और जो असरार अहमद शाह जो एक इंस्पेक्टर थे और ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनके परिवार के लोगों से यहाँ पर मिलने आए हैं। ये जो ब्लास्ट है ये शुक्रवार को रात में करीब 11:20 पर हुआ नौगाम थाने के अंदर, जब फॉरेंसिक टीम अंदर से अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल लेने गई थी और उसी दौरान उस प्रोसेस में ये ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे और 30 लोग इस ब्लास्ट में घायल हो गए। इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह 38 साल के थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में तैनात थे और उनके भाई उबेर ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि उन्हें हर कोई पसंद करता था। वो जब भी घर आते थे बच्चों के साथ खेलते थे। उनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी थी। मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ मतलब छोटापन दिखाते थे, बड़ों के साथ वैसे ही पेश आते थे। मतलब ही वॉज अ काइंड ऑफ ए पर्सन, बहुत मुश्किल है ढूंढना। तो मतलब यहाँ पे अगर छोटे से छोटे बच्चे को भी आप पूछेंगे, दे वुड ऑल्सो टेल द सेम। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात से जब टेरर नेटवर्क पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह ये बातें करने की नहीं है। सर आप मौका तो देखिए, आप कहाँ बात कर रहे हैं? सर मैं किसी उनके घर पे ताज़ियत करने आया हूँ।
देना चाहिए। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरे 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या सिर्फ सैंपलिंग के लिए कुछ हिस्सा लाया गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां फंडिंग नेटवर्क और मॉड्यूल के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। कुपवाड़ा से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 10 नवंबर की शाम को दिल्ली दहल उठी। लाल किले के पास हुए जबरदस्त बम धमाके में कई लोगों की जान गई है और चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। लेकिन इस सब के बीच वो कुछ पुलिसकर्मी भी थे जो लोगों के लिए एक तरह से ढाल बनकर सामने आए हैं। खतरे के बीच डटे इन जाबाजों ने न सिर्फ लोगों की जान बचाई बल्कि अपनी बहादुरी से ये साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं होती, जिम्मेदारी और बलिदान का प्रतीक है। तारीख थी 10 नवंबर, समय था शाम 6:51। लाल किले और चांदनी चौक के पास रोज की तरह भारी भीड़ थी, लेकिन अगले ही पल तेज धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाके की आवाज से लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। चिल्लाहट, अफरा तफरी और डर के इस माहौल के बीच सबसे पहले चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी हरकत में आए। धमाके के सिर्फ 1 से 2 मिनट के भीतर ही चौकी इंचार्ज और उनके 10 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। खून से लथपथ घायल लोगों को उन्होंने बिना देर के उठाया। पास से गुजर रहे ई रिक्शा और ऑटो रुकवाकर घायलों को अस्पताल भेजा। इतनी तेजी से बचाव काम हुआ कि 7:03 पर एलएनजेपी अस्पताल में पहली मेडिकल रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। एम्बुलेंस आने से पहले ही कई गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उस समय किस तरह का जो मंजर है वो था, और आपने जब ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद आनंद फानंद में यहाँ पहुंचकर कैसे लोगों को संभाला? सर मैं और अजय यहीं पर ही खड़े हुए थे, तो अजय इस साइड आता है और मैं चांदनी चौक की रोड पार करके, क्योंकि सोमवार था मंदिर पे भीड़ रहती है, मैं मंदिर की साइड चले जाता हूँ। तो एकदम बहुत जोरदार एकदम आवाज़ आती है धमाक से, तो मुझे डर लगता है कि मंदिर की कहीं छत तो नहीं टूट गई। तो एकदम पता चलता है कि मंदिर की छत नहीं, ओके कुछ धमाका हुआ है, सिलेंडर फटने का कोई। तो मैं भागता हुआ एकदम, यानी कि 51 पे होता है और ये मैं 52 सेकंड के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और इधर से अजय भी यहाँ पर आ जाता है। तो लोग बहुत अफरा तफरी मच रही होती, गाड़ियों में आग लगी होती, पटापट 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 की आवाज़ आ रही होती, क्योंकि जो छोटे छोटे सिलेंडर लीक होने की आवाज़ भी आ रही होती है इसमें। तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें हम। तो जब देखा कि वहाँ पर एक आदमी बीच में फंसा हुआ, एक लेडीज उसकी गोद में रो रहा है, वो आदमी बहुत जोर से, फिर सबसे पहले मैं उसे आग से निकालता हूँ, उसे गोदी में बैठा के उसे बाहर निकालता हूँ, जिससे कि उसको कम से कम थोड़ा सा लगे। फिर फटाफट से हमको देख के, पुलिस वालों को देख के फिर और पब्लिक भी हमारे साथ आ जाती है, और इतनी देर में हमारे साथ चौकी का स्टाफ है हमारे सारा, वो भी फटाफट भागता हुआ आता है, और इस तरीके से हम सब लोगों को हॉस्पिटल जल्दी जल्दी से भिजवाते हैं। कम से कम 15 से 20 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि हमारी सबसे फर्स्ट ये था कि इन लोगों को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इन लोगों की कैसे जान बचाई जा सके। धमाके से इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन पुलिस भागी नहीं, बचाव में कूद पड़ी। सिर्फ लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि भीड़ को नियंत्रित कर किसी दूसरी अप्रिय घटना होने से भी रोक लिया। ब्लास्ट वाली जगह के पास बनी दिल्ली पुलिस की चौकी के पुलिसकर्मी हीरो बनकर आ गया। घायलों की मदद की, तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जाबाज दिल्ली पुलिस कर्मियों ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि ब्लास्ट के बाद कैसा माहौल था और उसके बाद कैसे घायलों को गाड़ियों से निकाला। सबसे पहले हमने यही कोशिश करी कि जो लोग घायल हैं, घायलों को उठाया जाए और हॉस्पिटल के लिए भिजवाया जाए। हॉस्पिटल के लिए जितने भी लोग घायल यहाँ मौके पे मौजूद थे, सभी घायलों को उठाया गया और हॉस्पिटल के लिए ई रिक्शा, ऑटो जो भी मिला मौके पे उसी में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। और उसके बाद जो मौके पर धमाका हुआ था, धमाके के साथ में जो गाड़ियाँ थी, धमाका जहाँ इंसिडेंट जहाँ हुआ था उसके साथ में आसपास की जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लगी हुई थी। उसमें गाड़ियों में बंदे फंसे हुए थे, उनकी खिड़की दरवाजे तोड़ के, शीशा तोड़ के उनको बाहर निकाला गया। जो घटना में जो मतलब जिनको चोट लगी हुई थी उनको हॉस्पिटल के लिए फिर ऑटो रिक्शा में बैठा के हॉस्पिटल भिजवा। ये सर शाम के 6:51 का एग्जैक्ट इंसिडेंट था। जैसे ही धमाका सुना, चौकी का सारा स्टाफ एरिया में ही था,
हेड कांस्टेबल अजय चौकी जो मेन स्पॉट है जहाँ पे धमाका हुआ, उससे करीब 25-30 फीट के पीछे मौके पे ही मौजूद थे। हेड कांस्टेबल थान सिंह सड़क के उस पर मंदिर पे इनकी ड्यूटी रहती है सोमवार को। जैसे ही धमाका शुरू हुआ, हेड कांस्टेबल अजय पहले से ही मौके पे था और विद इन 1 मिनट हेड कांस्टेबल थान सिंह भी मौके पे आ गया था। मौके पे जैसे कई शत शव भी पड़े थे। एक आदमी जिंदा जो मेन इम्पैक्ट व्हीकल था उसके जस्ट नेक्स्ट कार में फंसा हुआ था। तो सबसे पहले तो जैसे जो फंसा हुआ था जिसकी सांसें हमें एहसास कर पा रहे थे, चल रही थी, तो उसको गाड़ी से खिड़की को हटाते हुए निकाला गया। जब तक एम्बुलेंस आई उससे पहले जो भी मौका पे मौजूद संसाधन थे, ये सबसे पहले जैसे थान सिंह आ गया, उसके 1-1.5 मिनट के अंदर चौकी का तमाम स्टाफ हम सब लोग आ गए थे। मौका पे जो भी ऑटो था, ई रिक्शा था, जो जैसे हमने जिंदा देखा फट्टे से या जैसे भी हाथ से पकड़ के, सबसे पहले तो जो भी घायल था हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया। उसके कुछ देर बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। राजस्थान के जोधपुर में एक बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। भयानक अंधविश्वास का मामला है। अंधविश्वास में डूबी 4 महिलाओं ने अपने 15 दिन के भतीजे को पैरों से कुचलकर मार डाला और उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी अपनी शादी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये महिलाएं मंत्रोच्चार करती दिखाई दे रही हैं। बच्चे के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंधविश्वास किसी पर किस तरह हावी हो जाता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे। राजस्थान के जोधपुर से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 4 लड़कियों ने अपने नवजात भांजे की हत्या कर दी। चारों ने मिलकर अपने 15 दिन के भतीजे को पैरों से कुचलकर मार डाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महिला मासूम को गोद में लेकर बैठी है, कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास भी कुछ महिलाएं बैठी हैं और वह भी कुछ बोल रही हैं। संभवतः वह भैरव का आह्वान कर रही हैं। भैरव को ये लोग देवता मानते हैं। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मानो ये कुछ तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं। 16 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था। इसकी वजह से उन्होंने उसके मासूम बेटे को पांव से कुचलकर मार दिया। उसने बेटे की हत्या करने वाली मौसियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। बहुत ही खतरनाक घटना हुई सर मेरे इस बच्चे के साथ में। मेरा बच्चा था ससुराल में था हमारा, मेरी वाइफ लेके बैठी थी बच्चे को, तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियाँ थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है। कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर और उसके ऊपर कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। कितने क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर सिर्फ 15 दिन का बच्चा था सर। सिर्फ 4 सालियाँ थी मेरे बच्चे के ऊपर कूद के बच्चे को मार रही है सर। बच्चे को चीर दिया है चारों तरफ से। बच्चे के दांत रखे नहीं, मुंह रखा नहीं, उसका पैर चीर दिया। उसके ऊपर कूद के बच्चे को, मतलब बच्चा रखा ही नहीं, समझने के लायक नहीं रखा, करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया। 4 लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की उन्होंने। वही मृतक बच्चे के दादा ने आरोप लगाया कि पहले भी घर के कई बच्चों के साथ ऐसा ही किया गया है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का, ससुर जी का और उसका, ससुर जी इसका, हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। मास्टरमाइंड में ससुर जी का, ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो देखा सर। बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को, सर सारे को उसने मारने की कोशिश की। मकान से पटक रही थी सर, तो मेरी बहू ने उसको पकड़ लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को तो पहले से ही मार दिया सर। मेरे हाथ जो है सर, मोबाइल जब्त कर मैन वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कड़ी से कड़ी इनको कानून से सजा देवे और जिंदगी से बाहर नहीं आनी चाहिए सर। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी लड़कियों ने नवजात की हत्या इसलिए की क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसे में पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये हत्या किसी अंधविश्वास की वजह से की गई है या फिर इसका कारण कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।